हेलो एवरीवन, मेरा नाम है घनश्याम गंधर्व और आज मैं आपको बताने वाला हूँ लेखांकन की विशेषताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेखांकन की विशेषताएं में सबसे पहला होता है, लेखांकन एक विज्ञान एवं कला है या नहीं। ठीक है, या अपन ये कह सकते हैं कि लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों ही है। ठीक है, समझते हैं कैसे। देखिए, लेखांकन विज्ञान है कि नहीं, इससे पहले समझते हैं विज्ञान का मतलब क्या होता है। ठीक है, विज्ञान, देखिए विज्ञान दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है वि, जिसका मतलब होता है विस्तृत। ठीक है, दूसरा है ज्ञान। ज्ञान का मतलब होता है जानना या ज्ञान पाना। ठीक है, अब समझते हैं। विज्ञान का मतलब, वि का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है जानना। मतलब किसी भी विषय को विस्तृत एवं क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अतः लेखांकन की प्रक्रिया में हम यह कह सकते हैं कि व्यावसायिक सौदों का विस्तृत एवं क्रमबद्ध एवं निश्चित बुक में निश्चित क्रम से लिखना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो इसे यह तात्पर्य है कि विज्ञान लेखांकन है, लेखांकन विज्ञान है। ठीक है, समझ में आया। ये हो गया लेखांकन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है। वि का मतलब होता है विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है जानना या ज्ञान पाना। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध अध्ययन करना या उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और लेखांकन की प्रक्रिया में हम विस्तृत एवं क्रमबद्ध एवं निश्चित बुक में लेखांकन की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है, तो जनरली यह कह सकते हैं कि लेखांकन एक विज्ञान है। ठीक है, अब आते हैं लेखांकन कला। कला का मतलब क्या होता है समझिएगा। दूसरा होता है कला। ठीक है, कला का मतलब होता है किसी भी कार्य को कराने की रीति से या करने की रीति। रीति का मतलब विधि। विधि का मतलब समझते हो ना, कार्य करने की कला। ठीक है, इसको ही बोलते हैं क्या, कला। तो लेखांकन प्रक्रिया में इसको कैसे यूज करते हैं समझते हैं। लेखांकन की प्रक्रिया में कला का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि समझिएगा, आप विस्तृत ज्ञान इकट्ठा करके आप एक निश्चित क्रम में, निश्चित बुक में आप उसकी एंट्री करोगे, परंतु आप उसको नियम के अनुसार करोगे तभी क्या कहलाएगी, वो कला कहलाएगी। ठीक है, किसी भी लेखांकन प्रक्रिया के अंतर्गत, लेखांकन प्रक्रिया नहीं, लेखांकन में, ठीक है, निश्चित बुक में, निश्चित क्रम में और निश्चित नियम के अनुसार लेखा करना ही क्या कहलाता है, कला कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह सिद्ध हुआ कि लेखांकन विज्ञान और कला दोनों ही है। ठीक है, यह होता है पहला, अपन यहां पर लिख सकते हैं लेखांकन विज्ञान है या कला में सबसे पहली विशेषता क्या हो गई, लेखांकन की विशेषता। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं में सबसे पहला आ गया क्या, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेखांकन की पहली विशेषता क्या है, लेखांकन विज्ञान एवं कला दोनों है। ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं में दूसरा पॉइंट होता है वित्तीय या मौद्रिक व्यवहार। व्यवहार का मतलब मैं आपको पिछले क्लास में बता चुका था। व्यवहार का मतलब होता है व्यवसाय में लेन देनों से। ठीक है, तो यहाँ पर वित्तीय एवं मौद्रिक, मौद्रिक बोला जा रहा है मतलब ऐसा व्यवहार या घटना जो व्यवसाय में मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, मुद्रा में व्यक्त किया जा सकता है। समझिएगा, वित्तीय और मौद्रिक व्यवहार, इनमें सिर्फ उन्हीं व्यवहारों का लेखांकन किया जाएगा जो पैसों से संबंधित होगा।
उधार से संबंधित नहीं होगा। उधार से संबंधित होगा, कितना भी महत्वपूर्ण उधार क्यों ना हो, परंतु उसका लेखा हम नहीं करेंगे। ठीक है, समझिएगा। दूसरा विशेषता क्या कहलाती है? वित्तीय या मौद्रिक, ठीक है, व्यवहार। इसके अंतर्गत आप पैसों से संबंधित जितने भी लेखा हो वो करेंगे, परंतु उधार का लेखा नहीं करेंगे। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। तीसरा विशेषता क्या होता है समझते हैं। तीसरा विशेषता होता है निश्चित पुस्तकें। ठीक है, निश्चित पुस्तकें का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, व्यवसाय में बहुत सारी लेन देन होती है जिनका हमें लेखा करना होता ही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि किसी भी रैंडम बुक से उठा करके उसमें लिख दिए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम एक निश्चित पुस्तक बनाते हैं, उसके अंदर फिर समस्त लेन देनों का लेखा किया जाता है। ठीक है, जैसे कि दोहरा लेखा प्रणाली में क्या जनरल व लेजर बनाया जाता है, एवं महाजनी प्रणाली में कच्ची रोकड़ बही या पक्की रोकड़ बही या खाता बही बनाया जाता है। तो इस प्रकार लेखांकन की विशेषताएं में तीसरी विशेषता क्या होती है? निश्चित पुस्तकें। हम कभी भी कभी भी लेन देनों को किसमें करेंगे? एक निश्चित पुस्तकों के अंतर्गत इसकी लेखा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आते हैं हम चौथी विशेषता। चौथी विशेषता क्या होती है? लेखा प्रणाली। ठीक है, लेखा प्रणाली, जितने भी लेन देन होते हैं उन सभी का लेखा लेखा प्रणाली के अंतर्गत ही होता है। समझिएगा, लेखा प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है और सभी जगह इन दो ही प्रकारों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला होता है आंग्ल प्रणाली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। ठीक है, दूसरा होता है भारतीय प्रणाली, ऐसा बोल सकते हैं। पहला होता है आंग्ल प्रणाली, दूसरा होता है भारतीय प्रणाली। ठीक है, समझिएगा। पहला होता है आंग्ल प्रणाली। आंग्ल प्रणाली का मतलब होता है कि यह विदेशी प्रणाली है जिसमें समस्त लेन देन का जो लेखा किया जाता है वो अंग्रेजी में किया जाता है। इसके मुख्यतः तीन रूप होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है दोहरा लेखा प्रणाली, ठीक है। दूसरा होता है इकहरा लेखा प्रणाली, और तीसरा होता है रोकड़ प्रणाली। यहां तक समझ में आया? अभी समझते हैं दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है। दोहरा लेखा प्रणाली सिंपल है, जिसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है। समझिएगा, जिसमें समस्त लेन देनों को डेबिट और क्रेडिट के रूप में दर्शाया जाता है। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है। समझ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया दोहरा लेखा प्रणाली क्या होता है। अभी आते हैं इकहरा लेखा प्रणाली। इसके अंतर्गत एक व्यापारी समस्त लेन देनों को एक ही प्रकार से लिखा जाता है, जिसमें कई लेन देन तो छूट भी जाते हैं या कई लेन देनों को जानबूझ के छोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि धन का भाव हो जाता है, या धन की कमी से मतलब लेन देन होता ही नहीं तो उसका एंट्री हुआ ही नहीं, या कभी कभी ऐसा होता है कि उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता कि उस एंट्री को कैसे किया जाता है। ठीक है, जिस कारण से यह प्रणाली होता है, बट इसका तब प्रचलन में नहीं। सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली है दोहरा लेखा प्रणाली, क्योंकि हमारे इस सिस्टम के अंतर्गत इसी सिस्टम का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और अंत में आते हैं रोकड़ प्रणाली। रोकड़ प्रणाली नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, लेन देन जो है नगद होता है। इसके अंतर्गत समस्त लेन देन नगद में ही होता है, इसलिए इसका नाम रोकड़ प्रणाली पड़ा है, जिसमें जितने भी एंट्री करते हैं हम सब क्या होगा, नगद की ही एंट्री किया जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये चौथी विशेषताएं हैं, जिसके अंतर्गत दो रूप होते हैं। सबसे पहला आंग्ल प्रणाली, जिसको अपन इंग्लिश सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है भारतीय प्रणाली। और आंग्ल प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली आता है, इकहरा लेखा प्रणाली आता है और रोकड़ प्रणाली आता है। अभी मैंने समझाया कि सबसे ज्यादा प्रचलित कहाँ पर है, कौन सा प्रणाली है, दोहरा लेखा प्रणाली। तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा प्रचलित प्रणाली कौन सा है, दोहरा लेखा प्रणाली। अब आते हैं भारतीय प्रणाली के क्या होता है। ठीक, तीसरी प्रणाली आते हैं भारतीय प्रणाली। ठीक है, भारतीय प्रणाली क्या होता है?
इस प्रणाली के अंतर्गत लंबी लंबी बहियों को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जनरली देसी भाषाएं जैसे उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़ीसा, इन सभी भाषाओं में इसका लेखांकन किया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है हमारे भारत में। ठीक है, इसको जनरली हम क्या बोल सकते हैं, कच्ची रोकड़ बही, पक्की रोकड़ बही या महाजनी प्रणाली के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, महाजनी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप ये समझिएगा कि लेखा प्रणाली के अंतर्गत दो प्रणाली होती है। सबसे पहला प्रणाली होता है आंग्ल प्रणाली, जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश सिस्टम। दूसरा होता है भारतीय प्रणाली, जिसको बोलते हैं अपन इंडियन सिस्टम। तो आंग्ल प्रणाली के अंतर्गत तीन रूप होते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली, रोकड़ प्रणाली। ठीक है, और दूसरा होता है भारतीय प्रणाली, जिसको अपन क्या महाजनी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। और सबसे ज्यादा प्रचलित होता है ये दोहरा लेखा प्रणाली। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, ते हैं लेखांकन की विशेषताएं की 5 विशेषता क्या होती है। ठीक है, उसको मिटा रहा हूं मैं। अभी आते 5वीं विशेषताएं। 5वीं विशेषता क्या होता है, नियमित नियमित लेखा। ठीक है, नियमित लेखा का मतलब क्या समझते हैं? देखिए, व्यवसाय में लेन देन होती ही है, आपको पता है। ठीक है, अब उस लेन देनों का जिस दिन, यानी कि जिस दिनांक में लेन देन आपने किया, उसी दिन नियम के अनुसार आप लेखा पुस्तकों में लेखा करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, नियमित लेखा। ठीक है, तो नियमित लेखा का मतलब समझ में आया, जिस दिन आपने व्यवसाय में लेन देन किया और उसकी तारीख एवं उसको निश्चित पुस्तकों में नियम के अनुसार लेखा करना ही क्या कहलाएगा, नियमित लेखा कहलाएगा। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है, लेखांकन की विशेषताएं में 6वीं विशेषता क्या होती है, वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है समझिएगा, व्यवसाय में लेन देन तो किए, अब उसको निश्चित पुस्तकों में लिख भी लिए, परंतु उसमें वर्गीकरण भी नहीं किया। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, अलग अलग लिखना। मतलब जैसे कि समझिएगा, एक प्रकार की लेखाएं एक समूह में और अलग प्रकार की लेखा अलग समूह में, मतलब इन सभी को अलग अलग लिखना छांट करके। जैसे कि मान लो सेल्स हुआ, सेल्स मतलब क्या, विक्रय, तो विक्रय की एंट्री एक साइड में, क्रय की एंट्री एक साइड में। ठीक है, ऐसे अलग अलग छांट करके लिखना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो लेखांकन की 6वीं विशेषता क्या हो गई, वर्गीकरण कहलाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक का? लेखांकन की विशेषताएं में 7वीं विशेषताएं क्या होती है, सारांश तैयार करना। ठीक है, इसका मतलब समझिए, सारांश तैयार करना क्या होता है, समस्त लेन देनों का क्या करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकृत करने के बाद में, ठीक है, सारांश तैयार किया जाता है। तो सारांश तैयार करने की ऐसी कला है जिसके अंतर्गत वर्गीकृत किए हुए आंकड़ों को इस प्रकार से प्रदर्शित करना या प्रस्तुत करना जिससे प्रबंधकों एवं अन्य व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है, खाता बही में समस्त खातों का शेष निकाला जाता है। ठीक है, शेष निकालने के बाद उसमें उसका तलपट तैयार किया जाता है। तलपट से ही अंतिम खाते तैयार किया जाता है। अंतिम खाते के अंतर्गत क्या क्या आता है, व्यापार खाता आता है, लाभ हानि खाता आता है एवं चिट्ठा आता है। ठीक है, तो व्यापार खाता क्यों बनाते हैं, व्यापार खाता है वो वर्ष के दौरान हुए सकल लाभ को जानने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और लाभ हानि खाता जो है वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ को जानने के लिए बनाया जाता है। एवं जो चिट्ठा होता है ये हमारे व्यवसाय की स्थिति को जानने के लिए बनाया जाता है। तो इसको हम एक प्रकार से चक्र कह सकते हैं। सारांश तैयार करना मतलब लेखांकन चक्र कह सकते हैं। जैसे समझिएगा, लेखांकन चक्र कैसे होगा, सबसे पहला क्या होगा, लेन देन होगा। ठीक है, लेन देन से क्या करेंगे हम, इसको फिर लेखा करेंगे, मतलब इसका खाता बही तैयार करेंगे। ठीक है, अब इस खाता बही से अपन क्या बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, और तलपट से क्या तैयार होगा, लाभ हानि खाता, व्यापार खाता,
एवं क्या, चिट्ठा, और चिट्ठा उसके बाद फिर से लेन देन होगा। ये देखिए इस प्रकार से ये एक प्रकार से चक्र हो गया। सबसे पहले लेन देन करेंगे, लेन देन का खाता बही में एंट्री करेंगे, खाता बही से क्या बनाएंगे, तलपट बनाएंगे, तलपट से फिर से लाभ हानि खाता, व्यापार खाता और चिट्ठा बनाएंगे। ये एक प्रकार का चक्र है, ठीक है, समझिएगा। तो सारांश तैयार करना एक कला भी है, समझिएगा। इस प्रकार से प्रस्तुत करना कि प्रबंधकों एवं व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आया यहाँ तक का? ठीक है। लेखांकन की विशेषताएं की 8वीं विशेषता और लास्ट विशेषता क्या होती जानते हैं? ये होती है 8वीं लास्ट, व्याख्या या संप्रेषित करना। ठीक है, दिखाई दे रहा है? समझिएगा, ये लेखांकन की 8वीं और आखिरी विशेषताएं हैं। व्याख्या करना समझेंगे कैसे? विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, समझिएगा, विश्लेषण का मतलब इन सभी का विश्लेषण करने के बाद जो निष्कर्ष मिलेगा उसके आधार पर, ठीक है, विभिन्न, ऐसा कह सकते हैं कि कारणों एवं प्रभावों का अध्ययन करने के बाद विभिन्न क्या बोल सकते हैं अपन, रिपोर्ट तैयार किए जाते हैं। विभिन्न रिपोर्ट तैयार किया जाता है किनके आधार पर? प्राप्त विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर, उनके कारणों एवं प्रभावों को जानने के बाद में रिपोर्ट तैयार किया जाता है और ये रिपोर्ट प्रयोगकर्ताओं को उपलब्ध किया जाता है ताकि वे इन रिपोर्टों के माध्यम से अपनी राय व निर्णय ले सकें। ठीक है, तो लेखांकन की विशेषताएं में यही सब आती हैं और इन्हीं के जरिए से लेखांकन की विशेषताएं पूरी होती है। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो एक बार आप शुरू से देख सकते हैं। आई होप आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।